आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कोरिलिस बल की एक एप्लीकेशन की पृथ्वी पर घूर्णन गति, इस घूर्णन गति के कारण जो कोरिलिस बल लगेगा वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु क्षैतिज गति करती है या कोई भी वस्तु अगर गतिशील है, अब चूंकि पृथ्वी घूमती हुई निर्देश फ्रेम है, इसका अपना एक कोणीय वेग है ओमेगा, तो इस घूमती हुई फ्रेम के कारण उस वस्तु पर कोरिलिस बल लगेगा। और कोरिलिस बल लगने का अर्थ है कि वस्तु की गति को ये कोरिलिस बल प्रभावित करेगा। तो पहले हम देखते हैं, अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर गति करती है, तो मान लीजिए m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, तो अगर वो पृथ्वी पर गति करती है तो उसका वेग v d'(r/dt). अब चूंकि r और r' दोनों हम अलग अलग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम dr/dt ही ले लेते हैं। तो क्षैतिज गति है तो इसके दो घटक होंगे vx और vy। तो v = vxi कैप प्लस vy j कैप। ये तो वस्तु की गति हो गई पृथ्वी पर। अब अगर वस्तु पृथ्वी पर किसी लैम्डा अक्षांश पर है, तो मोटे शब्दों में अक्षांश मैं आपको बता देता हूँ कि ये ज्योग्राफिक वर्ड है। किसी वस्तु जहाँ पर स्थित है उस स्थिति से पृथ्वी के केंद्र को मिलाने वाली रेखा, भूमध्य रेखा से जो कोण बनाएगी उसको अक्षांश कहते हैं। तो अगर कोई वस्तु लैम्डा अक्षांश पर है तो उस स्थान पर पृथ्वी का जो कोणीय वेग है ओमेगा, उसका मान होगा ओमेगा कोस लैम्डा जे प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के। ओमेगा वेक्टर इक्वल टू ओमेगा एक्स या ओमेगा कोस लैम्डा जे प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के क्या। अब हमको कोरिलिस बल निकालना है। तो कोरिलिस बल जैसा कि हमको पता है ये होता है -2m ओमेगा क्रॉस dr/dt। तो यहाँ ओमेगा का मान रख देंगे ओमेगा कोस लैम्डा जे प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के, और dr/dt या v का मान रख देंगे vxi प्लस vy j। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ सी का मान आएगा -2m ओमेगा इंटू -vx कोस लैम्डा के कैप प्लस vx साइन लैम्डा जे कैप माइनस vy साइन लैम्डा आई कैप। ये क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे ही होगा जैसे दो सदिशों का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। इसमें आई जे के तीनों घटक उपस्थित है। अगर हम इसका परिमाण निकालें तो परिमाण निकालेंगे तो 2m ओमेगा तो कॉमन होगा, और अंडर रूट आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग। तो जे कैप और के कैप के गुणांक के वर्ग हम करेंगे तो हमारे पास कोस स्क्वायर लैम्डा प्लस साइन स्क्वायर लैम्डा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास एफ सी का जो मॉडुलस बचेगा ये होगा 2m ओमेगा अंडर रूट vx² प्लस vy² साइन स्क्वायर लैम्डा। तो इस परिमाण का कोरिलिस बल उस वस्तु पर लगेगा। तो ये तो वस्तु की गति थी पृथ्वी पर क्षैतिज, यानी कि हॉरिजेंटल दोनों कंपोनेंट हैं आई कैप और जे कैप। अब अगर इसमें से इस गति को थोड़ा सीमित करें कि वस्तु को केवल रेखीय गतिशील माने, तो रेखीय गति होगी तो हम फिर एक ही कोऑर्डिनेट लेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। तो वेग का जो y घटक होगा वो 0 होगा, और v वेक्टर इसका जो मान होगा वो होगा vx आई कैप। तो हमने जो एफ सी निकाला है, कोरिलिस बल जो मान निकाला है, उसमें अगर vy की वैल्यू 0 रख दें तो हमारे पास एफ सी का मान आ जाता है 2m ओमेगा vx साइन लैम्डा इंटू माइनस जे कैप प्लस 2m ओमेगा vx कोस लैम्डा के कैप। तो ये वो कोरिलिस बल है जो पृथ्वी पर रेखीय गति करती हुई वस्तु पर लगता है। तो इस
बल में हम देखते हैं कि दो घटक हैं, एक जे घटक और के घटक। जे घटक विद माइनस साइन है, तो अगर हम अक्षों को देखें तो जे कैप अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस जे कैप डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस कोरिलेस बल के कारण जो जे घटक है वो दाईं तरफ होगा। तो जे कैप जो घटक है उसकी वजह से वस्तु पर एक कोरिलेस बल लग रहा है। अगर ये प्लस जे कैप होता तो बाईं तरफ होता, और माइनस जे कैप है तो दाईं तरफ होगा। तो ये हमको बताता है कि वस्तु पर जो कोरिलेस बल लगेगा वो गति के दाहिनी तरफ लगेगा, दाहिने तरफ लगेगा, और वस्तु अपनी गति की दिशा से दाहिनी तरफ मुड़ती चली जाएगी। दूसरा जो घटक है वो के कैप घटक है। ये जो के कैप घटक है ये ऊर्ध्वाधर घटक है, और ये बताता है कि वस्तु अगर रेखीय गति करती है वस्तु पर तो कोरिलेस बल के कारण उस पर एक घटक ऊपर की तरफ भी बल लगता है, ऊर्ध्वाधर बल लगता है। तो उस वस्तु की गति में ऊपर की तरफ भी एक विस्थापन देखा जा सकता है। तो ये कोरिलेस बल था जो हम ज्ञात करते हैं पृथ्वी पर क्षैतिज गति और रेखीय गति के कारण। अब जो पृथ्वी पर रेखीय गति जो होती है उसके कारण कोरिलेस बल का अगर हम प्रभाव देखें तो एक सामान्य प्रभाव हम जो देखते हैं जिसकी हम व्याख्या कर सकते हैं वो है चक्रवात। तो पृथ्वी पर जो चक्रवात आते हैं उसकी व्याख्या कोरिलेस बल के द्वारा की जा सकती है, या हम ये कहें कि जो चक्रवात आते हैं वो कोरिलेस बल के कारण ही आते हैं। सामान्य भाषा में चक्रवात एक वायु का प्रवाह है जो तेजी से घूमती हुई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई ऊपर की तरफ उठती है। तो ये जो चक्रवात है ये चक्रवात कोरिलेस बल के कारण आता है। अब सामान्यतः या हम यूँ कहें कि जो चक्रवात आता है उस स्थान पर आता है जहाँ पर वायु दाब अचानक तेजी से कम हो जाता है। तो जब वायु दाब अचानक तेजी से कम हो जाएगा तो हमने एक जगह ले ली है जिसको हमने पी बिंदु से बताया है। तो पी बिंदु पर अचानक वायु दाब कम हो गया है। अब जब वायु दाब कम हो जाएगा किसी स्थान पर तो ये निश्चित है कि उसके आसपास की वायु उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ गतिशील होंगी, यानी कि आसपास की वायु पी बिंदु की तरफ गति करना शुरू करेंगी। तो ये जो वायु है आसपास की वायु ये पी की तरफ गति करेंगी, रेखीय गति करेंगी। तो ये हमारे पास वो स्थिति हो गई जैसे पृथ्वी पर रेखीय गति हो। तो जब पृथ्वी पर रेखीय गति हो तो अभी हमने देखा कि दाहिने तरफ बल लगता है। तो ये गतिशील रेखीय पवन कोरिलेस बल के कारण अपने दाहिनी तरफ मुड़ते जाते हैं। तो चारों तरफ से जो हवा आ रही है वो रेखीय गति करके आ रही है, लेकिन कोरिलेस बल के कारण ये हवाएं अपने मूल दिशा से दाईं तरफ मुड़ती चली जाती है, जैसा कि चित्र में डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। तो जब ये दाईं तरफ मुड़ती चली जाती हैं तो हम चित्र से देख सकते हैं कि पी बिंदु के चारों तरफ की जो हवा है वो वामावर्त घूमने लगेगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगी। अर्थात पी बिंदु पर जो पवन है, पी के चारों तरफ जो पवन है वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमने लगेगी। अब कोरिलेस बल का जो ऊर्ध्वाधर घटक है के कैप, इस के कैप के कारण हवाओं में विस्थापन होगा ऊपर की तरफ। तो हवाएं ऊपर की तरफ उठने लगेंगी। तो पी के चारों तरफ की जो वायु है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, साथ में ऊपर भी उठ रही है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए ऊपर की तरफ उठ रही है, और यही चक्रवात की स्थिति होती है। तो इस प्रकार हम कोरिलेस बल से चक्रवात की स्थिति को समझा सकते हैं। अब यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि किसी स्थान पर जितना तेजी से वायु दाब कम होगा उतनी ही तेजी से आसपास की पवन उस बिंदु की तरफ आएंगी, तो उनका रेखीय वेग उतना ही अधिक होगा। जब रेखीय वेग जितना अधिक होगा उस पर कोरिलेस बल भी उतना ही अधिक लगेगा, और कोरिलेस बल के कारण उतने ही अधिक वो दाईं तरफ घूमने लगेंगी, और उतनी ही अधिक पी बिंदु के चारों तरफ की जो पवन है वो तेजी से एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेंगे।
और उतनी ही तेज़ी से वो ऊपर उठने लगेंगे। तो वायु दाब का बहुत तेज़ी से कम होना तीव्र चक्रवात की निशानी है कि वहाँ पर तीव्र चक्रवात आएगा। सामान्य स्थिति में अगर वायु दाब बहुत अधिक कम नहीं होता है तो चक्रवात तो आता है, लेकिन उसकी जो गति है वो कम होती है। इस प्रकार कोरियोलिस बल के द्वारा हम चक्रवात की व्याख्या कर सकते हैं। यहाँ एक बात और गौर करने की है कि ये जो अक्षांश है ये उस बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है, और अगर वो बिंदु पृथ्वी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, व्यास के अनुदिश, तो व्यास क्षैतिज व्यास के अनुदिश जो भाग ऊपर होगा उसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे का जो भाग होगा उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो हमने जो व्याख्या की है चक्रवात की वो स्थिति होती है, यानी कि यहाँ जो चक्रवात आते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। लेकिन यही बिंदु अगर दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो फिर जो चक्रवात होगा उस स्थिति में जो पवन है वो बाईं तरफ घूमेंगी, और पी बिंदु के चारों तरफ की जो हवाएं हैं वो दाहिनी तरफ यानी क्लॉकवाइज घूमेंगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात आते हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हुए ऊपर उठते हैं, और उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आते हैं वो वामावर्त घूमते हुए ऊपर उठते हैं। तो ये था चक्रवात की व्याख्या कोरियोलिस बल के आधार पर। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।